वेलकम टू द पास्ट पेपर सीरीज। आज की इस वीडियो में भी हम एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और पर्टिकुलरली ई कैट 2025 में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कौन सी स्मार्ट ट्रिक्स के थ्रू, टिप्स के थ्रू और डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको यहां पर c की वैल्यू दी गई है और डिमांड की जा रही है c स्क्वायर की। सबसे पहले अगर आप फोकस करें, ये जो c की वैल्यू दी गई है इसमें दो टर्म्स हैं और उन दोनों टर्म्स के अंदर आपको 2 नजर आ रहा है। c की वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो मैं यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को कॉमन ले सकता हूं। 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या रह जाएगा? इट विल बी sin 45 डिग्री प्लस आयोटा cos 45 डिग्री। तो ये इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। अब क्योंकि यहां पर c पर स्क्वायर है तो यहां पर अगर मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और इस तमाम का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर बच्चे एक जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, वो ट्रिक अप्लाई करते हुए मिस्टेक कर सकते हैं। और वो मिस्टेक क्या है? वो ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि यहां पर डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई हो रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि डी मॉइवर्स थ्योरम में इफ वी हैव a polar form like this cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा और इस तमाम की पावर n है, तो एज पर द डी मॉइवर्स थ्योरम ये जो पावर n होती है ये एंगल से मल्टीप्लाई होती है, तो cos n थीटा हो जाता है प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाता है। लेकिन ये उसी वक्त होता है जब हमारे पास यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपनी पोलर फॉर्म में मौजूद होता है ना, तभी हम ये कर रहे होते हैं। और उसमें क्या होगा कि आयोटा के साथ क्या मौजूद होता है? साइन थीटा मौजूद होता है। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आयोटा के साथ क्या मौजूद है? कॉस मौजूद है, साइन मौजूद नहीं है। पहली बात कि ये पोलर फॉर्म नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देगा जल्दबाजी में तो वो गलत करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये अप्रोच काम नहीं करेगी, ये अप्रोच यूज नहीं करनी। फिर इस सवाल को करना कैसे है? तो इस क्वेश्चन को हम मैनुअल अप्रोच के साथ करेंगे, जो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, उसके साथ जाएंगे। और वो क्या है? एज वी ऑल नो दैट कि साइन 45 होता है 1 over square root 2 प्लस आयोटा और cos 45 भी 1 over square root 2 ही होता है और इस तमाम का स्क्वायर है और बाहर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहां पर ये 4 एज इट इज रहेगा, यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे तो वो स्क्वायर रूट 2 आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 प्लस और यहां पर आयोटा 1 जा आयोटा आ जाएगा। अब यहां पर क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हम करते ये हैं कि हम न्यूमरेटर पे स्क्वायर अलग कर देते हैं और डिनोमिनेटर पर स्क्वायर अलग कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब यहां पर ये 4 एज इट इज मौजूद रहेगा और यहां पर अब मैं ट्रिक अप्लाई करने जा रहा हूं। ट्रिक ये होता है कि व्हेनेवर वी हैव 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना है कि ये 2 आयोटा के इक्वल होता है और जब 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर होगा तो ये माइनस 2 आयोटा के इक्वल होगा। राइट नाउ वी हैव 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ना, वी कैन राइट हियर 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी 2 आ जाएगा। तो 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो ये 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आयोटा आ जाएगा। अब आप नोटिस करें तो 4 आयोटा आपको कहां पे नजर आ रहा है? इट इज इन चार्ली ऑप्शन। चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर u की वैल्यू दी गई है और v की वैल्यू दी गई है और आपको कहा जा रहा है कि u को और v को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर ये जो u की वैल्यू है वो क्या है? इट इज 2 cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री और यहां पर दोनों में क्योंकि 2 है, यहां पर भी 2 है तो यहां पर भी 2 है, मैं उस 2 को कॉमन ले रहा हूं। फर्दर अगर आप नोटिस करें तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इस तमाम से। यहां पर भी आपको 3 नजर आ रहा है, यहां पर भी 3 नजर आ रहा है, यहां पे 3 को लिखेंगे और यहां पर भी क्या होगा? इट इज cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर आप नोटिस करें तो ये जो राइट नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये अपनी पोलर फॉर्म में मौजूद हैं, क्योंकि आयोटा के साथ साइन है और यहां पर कॉस मेंशन्ड है। इस केस के अंदर अगर आपको पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है। अब डायरेक्ट ट्रिक ये है कि पहले तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे यहां पे 2 है और 3 है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये तो 6 हो जाएगा। और जब आप दो पोलर फॉर्म में मौजूद कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पोलर फॉर्म में ही आंसर आता है, कॉस आता है
प्लस आयोटा और फिर क्या आता है, साइन आता है। सिर्फ होगा ये कि जब ये दो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने करना ये है कि यहां पर जो आर्गुमेंट है और यहां पर जो आर्गुमेंट है हमने उनको सिर्फ ऐड कर देना होता है। तो यहां पे 45 प्लस 45 ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहां पर भी ऑब्वियसली वही 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि पोलर फॉर्म में ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पर भी 45 है, इत्तेफाक से यहां पर भी ये क्या है, 45 है। तो आपको सिंपली इन दोनों को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है उस वक्त जब ये दो क्या हो रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो इन पोलर फॉर्म। सो अब ये सवाल बहुत सिंपल हो चुका है। 6 इंटू cos 90 क्या है, 0 होता है, प्लस आयोटा, और sin 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो नाउ वी हैव आयोटा, आयोटा 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 आयोटा हो जाएगा। सो इसका आंसर 6 आयोटा होगा विच इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां पे क्या कहा गया देयर आर 30 पेशेंट्स in a hospital out of which 22 have malaria and 16 have typhoid and 4 have neither malaria nor typhoid, then how many patients have both malaria and typhoid? So इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे with the help of Venn diagrams। और ये कैसे किया जाएगा? सो यहां पर मैं एक यूनिवर्सल सेट फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप कर लूंगा, और ये यूनिवर्सल सेट किसको शो करता है, ये शो करता है उस हॉस्पिटल को जिसके अंदर टोटल कितने पेशेंट्स हैं, 30 पेशेंट्स हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट में टोटल क्या है, 30 पेशेंट्स हैं। फर्दर यहां पे बताया गया है कि 22 ऐसे हैं जिन्हें क्या है, मलेरिया है। सो इन्हीं 30 में मैं एक इस तरह से सर्कल बना लेता हूं, और ये वो हैं जो कि मलेरिया पेशेंट्स का सेट है, और ये तादाद के अंदर कितने हैं, ये 22 हैं एज पर द स्टेटमेंट। फर्दर यहां पर कहा गया है कि 16 ऐसे हैं जिन्हें क्या है, टाइफाइड है। अब आप नोटिस करें तो अगर ये 22 हैं और क्या मैं 16 अगर अलग से बनाऊंगा तो फिर तो वो 30 से बाहर चले जाएंगे। तो मुझे करना यह है कि वो 16 का जो सेट बनेगा वो इस तरह से ओवरलैप करेगा, और ये वो 16 पर्संस हैं और इन 16 को क्या है, टाइफाइड है। सो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्दर यहां पर यह भी बताया गया है कि 4 ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो मलेरिया है और ना ही टाइफाइड है। तो वो इस 30 के हॉस्पिटल के अंदर तो होंगे। तो यहां पर वो 1 2 3 और 4 लेट से मैं ये वो बना लेता हूं। तो ये वो उस 30 के हॉस्पिटल के अंदर तो हैं, लेकिन ना तो वो मलेरिया के सर्कल में आएंगे ना ही वो टाइफाइड के सर्कल में आएंगे। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब ये तमाम करने के बाद आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी पेशेंट्स, ऐसे कितने पेशेंट्स होंगे हैव बोथ मलेरिया एंड टाइफाइड, जिनको दोनों जो हैं ये प्रॉब्लम्स हैं, मलेरिया भी है और टाइफाइड भी है। सो आपसे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर मैं उनको यहां पर हाईलाइट करूं तो वो ये लोग होंगे एक्चुअली। तो ये वो लोग हैं जो दोनों एक कॉमन रीजन में आ रहे हैं। तो ये वो पेशेंट्स होंगे जिनको मलेरिया भी है और इनको टाइफाइड भी है। तो अब मुझे ये जानना है कि ये कितने लोग हैं। तो फिल वक्त मुझे नहीं पता, तो लेट से मैं इनको नाम दे देता हूं कि ये तादाद में कितने हैं, ये एक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन्हें एक्स कह दिया। अब जब मैंने इनको एक्स कह दिया तो यहां पे फोकस करें तो ये जो मलेरिया वाले 22 थे, इसमें से ये जो शेडेड रीजन होगा, अब ये कितने का होगा, तो ये सारा सर्कल 22 का था, इसमें से ये ग्रीन रीजन एक्स का निकाल दें तो ये 22 माइनस एक्स किसको शो कर रहा होगा, ये इस येलो रीजन को शो कर रहा होगा। और इसी तरह से फर्दर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम फोकस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर रीजन पर। तो ये रीजन क्या होगा, अब ये पूरा सर्कल जो था वो 16 का था, 16 में से आप ये ग्रीन कलर के एक्स निकाल दें तो ये जो रेड पोर्शन है ये किसको शो कर रहा होगा, ये 16 माइनस एक्स को शो कर रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, वो 3 रीजन आ गए जिनको मैंने बारी बारी एड्रेस कर दिया। अब हम करेंगे ये कि इन तीनों रीजन्स को ऐड करेंगे, और इन तीनों रीजन्स को ऐड करके कितने बनते हैं। तो आप नोटिस करें कि ये जो यूनिवर्सल सेट था ये 30 का था, और उन 30 में से ये जो 4 हैं ये बाहर हैं। तो इन 4 को छोड़कर बाकी तो सर्कल के अंदर ही है ना। तो आप उन 30 में से वो जो 4 हैं उनको निकाल दें तो वो बाकी बचते हैं 26। तो वो 26 वो पर्संस होंगे जो इन सर्कल्स के अंदर होंगे, और उन्हीं सर्कल्स के अंदर जो मौजूद रीजन हैं उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया ना, दिस वन दिस वन दिस वन। तो इन तीनों को ऐड करके कितना बनना चाहिए, 26 बनना चाहिए, बस दैट्स इट। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी, और वो x किसको शो कर रहा है, वो इसी रीजन को शो कर रहा है जिनको दोनों मसाइल हैं, मलेरिया भी है और टाइफाइड भी है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 22 में 16 हमें ऐड करना है, सो इट विल बी 38। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये 38 होगा, और साथ ही साथ यहां पर क्या है, ये माइनस एक्स नजर आ रहा है, तो ये माइनस एक्स, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। सो इस माइनस एक्स को इक्वल के इधर
शिफ्ट करेंगे तो प्लस एक्स होगा, 26 इधर आकर माइनस 26 हो जाएगा और साथ यहाँ पे 38 है। सो 38 में से 26 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सो इट विल बी 12। तो वो जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। इसका मतलब है कि 12 पर्सन्स ऐसे हैं जिन्हें बोथ मलेरिया और टाइफाइड है। सो ऑप्शंस में से राइट आंसर 12 होगा, जो कि आपको बीटा ऑप्शन में नजर आ रहा है। सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया, सो यहां पर आपको एक सेट दिया गया है और आपसे कहा गया है वैल्यू ऑफ दिस। सो इस डेट का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट। सो बुनियादी तौर पर आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है किसका, ए स्क्वायर का। अब यहां पर एक अप्रोच ये हो सकती है कि पहले ये जो ए गिवन है इससे हम ए स्क्वायर निकालें। जैसे क्या आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर मिलेगा और फिर जो ए स्क्वायर आएगा हम उसका क्या ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें। सो एक अप्रोच ये हो सकती है, लेकिन ये लेंथियर अप्रोच है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। सो यहां पर हम एक ट्रिक को फॉलो करेंगे और वो ट्रिक ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी कोई पावर n है और उसका डिटर्मिनेंट लेने को कहा जा रहा है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहले आप डिटर्मिनेंट ले लें और फिर पावर ले लें, एक ही बात है। सो यही यहां पर हम करेंगे। तो ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट की बजाय पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आप स्ट्रेट अवे यहां से ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। तो हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है 2 3 जा 6 माइनस 0 0 जा 0। सो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 6 आ गया। सो यहां पर जब मैं ए डिटर्मिनेंट की जगह 6 रखूंगा तो 6 स्क्वायर एंड दैट विल बी 36। और ये 36 किसको शो करेगा, ये ए स्क्वायर के डिटर्मिनेंट को शो कर रहा होगा। और अगर आप ऑप्शंस को देखें तो इट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि जब ए और ए इनवर्स को ऐड करेंगे तो K एक कांस्टेंट है और I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी I2 का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कुछ इस तरह से, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, K मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप यहां पर नोटिस करें तो A और A इनवर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। सो यहां पर अगर मैं A की बात करूं तो ये जो मैट्रिक्स A है ये एक्चुअली है क्या, तो ये जो 0.5 होता है ये एक्चुअली 1/2 नहीं होता। सो मैं यहां पर 0.5 की जगह इंटेंशनली 1/2 लिखने लगा हूं, यहां पर भी 0.5 की जगह 1/2 लिखने लगा हूं और यहां पर 0 और यहां पर 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। सो अब मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स। बाय द वे हम जानते हैं कि ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, तो मैं यहां पर ये यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसका इनवर्स निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि अगर आप इस मैट्रिक्स को फोकस करें तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, अगर आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो सिर्फ ये करना होता है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। सो यहां पर ये जो 1/2 है इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा और यहां पर जो 1/2 है इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। तो जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट्स इट। और बाकी ये तो 0 0 ही होंगे ना डायगोनल मैट्रिक्स में या स्केलर मैट्रिक्स में। तो ये हमें क्या मिल गया, तो ये हमें डायरेक्ट ए इनवर्स मिल गया, तो मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये इसका ट्रिक है। अब हमें करना ये है कि इन दोनों को ऐड करना है। सो आप इन दोनों को ऐड कर लें, तो 1/2 में ऐड करेंगे 2, सो इट विल बी 5/2। यहां पे 0 होगा और यहां पर 0 में 0 ऐड करेंगे 0 और 1/2 में 2 ऐड करेंगे तो यहां पर भी 5/2 हो जाएगा। और इक्वल के दूसरी तरफ आएंगे, K1 से मल्टीप्लाई होकर ये K होगा, K0 0 K0 0 K1 जा K। तो ये सिचुएशन बन रही है। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। तो यहां पर आपको ये एंट्री नजर आ रही है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर आपको K नजर आ रहा है। सो इसका मतलब है कि 5/2 और K ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और इसी तरह से मैंने वैल्यू ऑफ K को फाइंड कर लिया, जो कि इस क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा था। ऑप्शंस में देखेंगे तो इट इज इन चार्ली ऑप्शन, तो चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे x की वैल्यू बतानी है और ये हमें एक सिचुएशन यहां पर दे दी गई है। सो यहां पर x कैलकुलेट करने की एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि आप बैक सॉल्व कर लें, ऑप्शंस को बारी बारी पुट करें और देखें कि कौन सी x की वैल्यू है जिसको सेटिस्फाई करती है। लेकिन यहां पर बैक सॉल्व करना लेंथी अप्रोच हो जाएगी, यहां पर हम बैक सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप यूजुअल तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ये कैसे होगा देख लेते हैं। सो यहां पर राइट नाउ वी हैव 2 पावर 2x + 1 इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वी हैव 8। सो अब हम करने ही जा रहे हैं, तो इस 8 को भी मैं 2 की पावर में लिख रहा हूं, तो 2 की पावर 3 और यहां पर क्या होगा, ये -x, क्योंकि 8 की पावर -x है तो 2 की पावर 3 की होल पावर -x हो जाएगी। यहां पर आप देखें तो 16 है, तो 16 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 4 और
डिनोमिनेटर में आप देखें तो ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर और इस तमाम की पावर क्या है x/2, तो यहां पर ये x/2 आ जाएगा। अब यहां पर आप नोटिस करें तो ये 2 से कैंसिल होगा। सो न्यूमरेटर में 2 की पावर क्या है 4 है, डिनोमिनेटर में अब 2 की पावर x होगी। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा -x हो जाएगा ना। इसी तरह से यहां पर न्यूमरेटर में 2 की पावर 2x + 1 है और यहां पर 2 की पावर ये 3 -x से मल्टीप्लाई होकर -3x होगा। लेकिन जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर +3x हो जाएगा, नीचे पावर -3x होगी, ऊपर जाके +3x बन जाएगी। अब अगेन यहां पर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहां पर आप 2 बेस है और 2x + 1 में 3x को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 5x + 1 और यहां पर भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 4 और -x को ऐड करेंगे तो 4 -x हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल हैं, दोनों की बेसिस इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली दोनों की पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहां पे 5x + 1 को और 4 - x को मैं इक्वल रख लूंगा। सो यहां पर 5x + 1 इक्वल है 4 -x के, -x को इधर शिफ्ट करेंगे +x तो ये 6x होगा, +1 इधर आकर -1 तो ये 3 हो जाएगा। सो x की वैल्यू 3/6 एंड इट विल बी 1/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जो कि आप देख सकते हैं चार्ली ऑप्शन में। तो ये सिंपली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सो इस तरह से इसको करेंगे, चार्ली इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया, सो यहां पे कहा गया है कि एक आपके पास पॉलिनोमियल है जो कि कुछ इस तरह से आपको गिवन है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि यहां पे आपको x नजर आ रहा है और ये a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है 1 - x³ है, फिर यहां पे +2ax है एंड आफ्टर दैट है वी हैव +b। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और कहा जाता है इसको डिवाइड किया जाता है x - 2 से। सो आप इससे डिवाइड करें ना x - 2 से। सो अगर मैं इस x - 2 को 0 रख लूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 2 आई है और ये x2 मैं अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं, यानी कि इस x की जगह 2 पुट कर दूं, तो ये p ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, ये एक्चुअली रिमाइंडर के इक्वल होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि जब जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वहां से आप x को इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उससे हमें रिमाइंडर मिलता है। सो रिमाइंडर एक्चुअली यहां पे क्या है p ऑफ 2 रिमाइंडर है। और आप देखें तो आपको वो रिमाइंडर बताया भी क्या है, बताया गया है कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, वो 3 के इक्वल है। सो इसका मतलब है कि जो p ऑफ 2 आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर के इक्वल आएगा, यानी कि 3 के इक्वल आएगा। अब बुनियादी तौर पर ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके देगी। कैसे, तो मैं यहां पे सबसे पहले ये करता हूं कि इंटेंशनली x की जगह 2 पुट कर देता हूं ताकि मुझे p ऑफ 2 मिल जाए। सो 1 - x की जगह 2 होगा, +2 a x की जगह 2 आएगा और साथ यहां पे +b आ जाएगा। सो नाउ वी हैव 2³ 8। सो 1 - 8 क्या होगा, -7 होगा, यहां पे 2 × 2 = 4, सो दैट विल बी 4a और ये +b आ जाएगा। एंड एज वी ऑल नो कि p ऑफ 2 किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है, तो यहां पर ये क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। सो नाउ हियर वी हैव 4a + b और ये -7 इधर आकर +7 होगा तो ये 10 हो जाएगा। सो नाउ वी हैव इक्वेशन। तो क्या मैं इस एक इक्वेशन से a और b दोनों फाइंड कर सकता हूं, तो रूटीन में तो नहीं कर सकता, लेकिन एंट्री टेस्ट में हम कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहां पर जो a और b की वैल्यूज होंगी वो आपको ऑप्शंस में बताई गई हैं, तो जो भी राइट ऑप्शन होगा वो इस इक्वेशन को फॉर श्योर सेटिस्फाई करेगा। सो अब आपने यहां तक पहुंच के बैक सॉल्व कर लेना है। सो जैसा कि अल्फा में कहा जा रहा है कि a -1 है और b 0 है। सो आप नोटिस करें कि अगर मैं a की जगह -1 रख दूं और b की जगह 0 रख दूं तो क्या इसको सॉल्व करके 10 आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आ रहा। सो इसका मतलब है कि अल्फा इसका आंसर नहीं होगा। इस तरह से अब आप बीटा, चार्ली, डेल्टा ऑप्शन को चेक कर लें और देखें कि वो कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका राइट आंसर बीटा ऑप्शन है, जिसमें कहा जा रहा है a 2 है और b भी 2 है। सो इसको भी रख के देख लेते हैं। सो यहां पर ये 4 है, तो अगर मैं इस a की जगह 2 रखूं और प्लस b की जगह b 2 रखूं तो 4 × 2 = 8, 8 + 2 10, तो आप देखें कि वो लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। सो क्योंकि बीटा ऑप्शन में जो a और b की वैल्यूज हैं उससे आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सो दैट इज व्हाई बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा गया, सो इसमें कहा गया है कि एक फादर जो कि 20 साल ओल्डर है देन हिज सन। अब यहां पर ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि समटाइम्स ट्रिकी हो सकते हैं, इनको हमें बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना होता है। तो यहां पे बात हो रही है आ फादर, तो ये जो आ फादर है इसकी जगह मैं एफ लगा देता हूं और एफ रिप्रेजेंट करता है उस फादर की
प्रेजेंट एज को। तो एज क्वेश्चंस में जब आप किसी भी शख्स की एज को सपोज करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं। तो फादर की एज को मैंने एफ कह दिया। इसके बाद यहां पर लगा हुआ है इज, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। तो टेक्निक ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हम इक्वल लगाते होते हैं, तो यहां पर मैं इक्वल लगा देता हूं। अब कहा जा रहा है अ फादर इज 20 ईयर्स ओल्डर। 20 ईयर ओल्डर का मतलब कि 20 साल ज्यादा, ओल्डर ज्यादा होगा ना, तो 20 साल ज्यादा मतलब कि आपको 20 बढ़ा देना है, 20 ऐड कर देना है। किसकी एज में? देन हिज सन। तो उसके सन की भी कुछ एज होगी, तो उसके सन की जो प्रेजेंट एज है उसको हम एस कह देते हैं कि जो सन की प्रेजेंट एज है उसमें 20 साल बढ़ा दें, उसको 20 साल ओल्डर कर दें, तो एक्चुअली वो किसके बराबर हो जाएगी? उसके फादर की एज के बराबर हो जाएगी। तो यही यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है और उसको मैंने यहां पे क्या कर लिया? उसकी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म बना ली। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे कहा जा रहा है आफ्टर 2 ईयर्स। अब ये जो इतना सेंटेंस है आफ्टर 2 ईयर्स, ये क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा, इस चीज को समझिएगा। देखिए, अगर फादर की प्रेजेंट एज एफ है तो 2 साल बाद क्या होगी? आफ्टर 2 ईयर्स वो 2 साल बड़ा हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी एज के अंदर 2 साल ऐड कर देने चाहिए। इसी तरह से कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने क्या ली है? वो एस ली है। तो आफ्टर 2 ईयर्स उसका सन भी 2 साल बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ इतना वर्ड लिखने से आफ्टर 2 ईयर्स वो जो दोनों हमारे पास यहां पे क्वांटिटीज मौजूद थी, दोनों की एज 2-2 साल बड़ी हो जाएगी, दोनों में 2-2 ऐड कर देंगे। सो अब यहां पे सिचुएशन है, अब हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सोचना है। सो आफ्टर 2 ईयर्स द फादर के जो फादर हैं इज, तो आफ्टर 2 ईयर फादर ये हैं और इज, तो इज के लिए मैं इक्वल लगा रहा हूं। तो द फादर इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। तो वो 3 गुना ओल्डर हो गए हैं अपने बेटे की उम्र का। सो यहां पर इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके चाहें तो फादर की एज कैलकुलेट कर लें, चाहें तो सन की एज कैलकुलेट कर लें। जैसा कि यहां पे क्या कहा गया है? व्हाट विल बी द एज ऑफ द सन नाउ। तो आपको सन की एज चाहिए, तो इट्स वेरी सिंपल। आपको करना यह है कि फादर की एज पहली इक्वेशन में क्या है? s + 20। तो यहां पर f की जगह मैं s + 20 को प्लेस कर रहा हूं और आगे मजीद यहां पे +2 है। इक्वल की दूसरी तरफ ये 3s होगा और साथ ही साथ ये 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहां पर ये मौजूद है 3s, ये +s इधर आकर माइनस होगा, 3s - s इट विल बी 2s। तो 20 + 2 22, 22 और ये +6 उधर जाकर -6 होगा, तो 22 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बी 16। सो अब जब आप s को कैलकुलेट करेंगे 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो सन की एज क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और अगर आप नोटिस करें तो ऑप्शंस में इट इज इन अल्फा ऑप्शन कि वो जो बेटा है वो 8 साल का है अंडर दी सिचुएशंस। सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा गया कि 1 6 11 ये किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब ये बात ना भी लिखी होती तब भी यार पता ही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि 1 6 और 11 इसमें क्या हो रहा है? इधर भी 1 में 5 ऐड करें 6 और 6 में 5 ऐड करें 11, तो जब सेम नंबर ऐड हो रहा होता है तो उस वक्त जो सीक्वेंस होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो आपको पहली 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सो बुनियादी तौर पर सम फाइंड करना है 12 टर्म्स का कि वो क्या होगा। अब यहां पर इसको आप कैसे हैंडल कर रहे होंगे? तो हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a1 + n-1 × d क्या है? वो कॉमन डिफरेंस है। तो यहां पर आपको सम करना है 12 टर्म्स का, तो n की जगह 12 आएगा, तो यहां पर n/2 12/2 होगा और ये 2a1 स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है? यहां पे वो 1 है, तो ये 1 आ जाएगी, प्लस n क्या है? क्योंकि आप 12 टर्म्स का सम कर रहे हैं तो n की जगह 12, तो 12 - 1 और आगे d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? तो नजर आ रहा है 5 ऐड हो रहा है, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस जो है 5 होगा। अदरवाइज आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 - 1 करके भी आप 5 निकाल सकते हैं। सो यहां पर इसके साथ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 2 1 2 2 6 यहां पर ये 2 होगा, प्लस ये 11 या 5 कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा। तो 55 + 2 57 होगा, और 57 आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं इट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहां पे आपको कहा गया है इफ 4y and 1/4 आर इन
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, यानी 4 लिखा हो, कॉमा y लिखा हो और उसके बाद 1/4 लिखा हो, तो ये 3 नंबर्स इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये हमें बता दिया गया है। सो हमें करना क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। सो हमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना है। सो आप ये बात जानते हैं कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम को s इंफिनिट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है a1/1 - r, और ये सम उसी वक्त पॉसिबल होता है जब r की वैल्यू यानी कॉमन रेशो 1 से लेस होती है और -1 से ग्रेटर होती है। सो अगर रेशो इस इंटरवल के अंदर आ रही हो तभी हम ये सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो सम फाइंड करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, और दूसरी चीज चाहिए कॉमन रेशो r। अब यहां पर आपको फर्स्ट टर्म तो पता है कि वो 4 है, लेकिन आपको r के बारे में नहीं पता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको r को कैलकुलेट करना होगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इसके लिए पहले मैं y को कैलकुलेट करूंगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा, सो एज वी ऑल नो दैट कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर है तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, इन दोनों का आंसर आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए ना। सो यहां पर ये y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर होगा और ये 4 और 1/4 भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इन दैट सिचुएशन ये जो y स्क्वायर है ये 1 आ जाएगा और यहां से y की आपको पॉसिबली 2 वैल्यूज मिलेंगी, या तो वो +1 होगा या वो -1 होगा। सो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं कि मैं 4 और y की जगह फिल वक्त +1 लेकर और आगे 1/4, तो मैं इन 3 नंबर्स के साथ कंटिन्यू कर लेता हूं। सो यहां पर मैंने y की जगह +1 लिया है। तो अब अगर मैं यहां पर कॉमन रेशो कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगी, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सो ये 1/4 हो जाएगी, और ये जो 1/4 होता है ये 0.25 होता है और वो इस ही इंटरवल के अंदर आ रहा है। सो अब हमें करना क्या है, सो यहां पर a1 की जगह 4 लिखेंगे, 4 है फर्स्ट टर्म जैसा कि अभी हमने पहले देखा, और 1 - r क्या है, तो अभी मैंने देखा कि रेशो 1/4 है, उस वक्त जब मैंने y को 1 लिया है, तो यहां पर मैं 1/4 लिख लेता हूं। सो यहां पर ऊपर तो 4 है, नीचे 1 - 1/4 क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर जाकर 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 और नीचे 3 आ जाएगा। तो ये आ रहा है इनफाइनाइट का सम, दैट इज 16/3। अब देखना ये है कि क्या ये ऑप्शंस के अंदर मौजूद है, यस ये ऑप्शंस में मौजूद है, विच इज इन चार्ली ऑप्शन, तो चार्ली इसका आंसर होगा। अगर ये ऑप्शंस में ना होता तो फिर मैं क्या करता, अभी मैंने y को क्या लिया है, +1 लिया है, तो फिर मैं y को -1 लेता और -1 लेकर फिर सिचुएशन बनती 4 -1 और 1/4। उस सूरत में जो रेशियो आनी थी वो -1/4 आनी थी, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, और उस सूरत में कुछ और मामला बन जाना था और फिर मुझे देखना था कि क्या उस तरह से आंसर मौजूद है, तो फिर उस तरह से ऑप्शंस में आंसर होना था। लेकिन क्योंकि आपको 1 के साथ ही सिलसिला मिल गया है, आंसर बन गया है, तो फिर हमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि ऑप्शंस में कोई बोथ का ऑप्शन भी नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी विल गो विद द चार्ली ऑप्शन हियर। चार्ली इसका राइट आंसर है। इसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, सो यहां पे अगेन आपसे कहा जा रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका आपको सम बताना है। सो अगेन फॉर्मूला क्या है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का, a1/1 - r, और ये फॉर्मूला उसी वक्त एप्लीकेबल है जब r की वैल्यू 1 से लेस हो और साथ ही साथ -1 से ग्रेटर हो। सो यहां पर आप नोटिस करें तो a1 क्या है, दैट इज द फर्स्ट टर्म जो कि 1 ही है, ओवर 1 - r। r कैसे निकालते हैं, तो r कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 1/5 है, डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये 1/5 आ रहा है, और ये जो 1/5 होता है ये 1 से छोटा होता है, -1 से बड़ा होता है, तो ये इसी रेंज में आ रहा है। सो इसका मतलब है कि यहां पर r की जगह मैं 1/5 लिख सकता हूं। सो ऊपर तो 1 है, 1 - 1/5 दैट विल बी 4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 5/4। अब आप देख सकते हैं 5/4 किस ऑप्शन में है, सो इट इज इन चार्ली ऑप्शन, तो चार्ली इसका आंसर है। तो ये सिंपल आपको फॉर्मूला आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किस सूरत में लगता है, और आपने बस इसको अप्लाई करना है एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर जैसे रेशो क्या आई है वो हमारे पास 1/5 आई है जो कि इस रीजन में आ रही थी, तो इसका सम हो रहा था। अगर यहां पर लेट से रेशो 1/5 की बजाय 5 आ जाती, तो अगर r की वैल्यू 5 आती तो फिर वो इस रीजन के अंदर ना होती। सो उस सूरत में हम आंसर क्या करते हैं, नॉट पॉसिबल करते, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। लेकिन यहां पे बहरहाल आंसर क्या होगा, वो हमारे पास हमारा चार्ली ऑप्शन होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप देखें तो ये एक फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो इसको हमें उसी की अप्रोच के साथ हैंडल करना है ना। हम ये बात जानते हैं कि जो n फैक्टोरियल होता है उसको जब हम ओपन करें तो n
और n में से एक कम करके n-1 और चाहे तो एक और कम कर दें तो n-2 और लेट से मैं यहां पर फैक्टोरियल में इसको मैंने स्टॉप कर दिया है और हम इसको एज पर द नीड रोक सकते हैं। सो यहां पर अब मैं करने क्या लगा हूं, सबसे पहले आप देखें यहां पे 2p होल फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2p इंटू 2p-1 और साथ ही साथ मैं यहां पर मजीद क्या लिख रहा हूं, मैं 2p-2 और यहां पर लाकर इसको रोक रहा हूं तो 2p में से एक कम किया और 2p में से दो कम करके इसको मैंने रोक दिया। मैंने यहां पर ही इसको क्यों रोका तो अभी हम इसको कुछ देर में जज कर लेंगे। आगे यहां पर आप देख सकते हैं प्लस का सिंबल है और फिर यहां पर 2p-2 फैक्टोरियल है तो यहां पर मैं 2p-2 और इस तमाम का भी फैक्टोरियल है इसको लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में आ जाए। सो डिनोमिनेटर में वी हैव 2p-1 फैक्टोरियल ना, तो ये जो 2p-1 है अगर मैं इसमें से एक और कम करूंगा तो वो 2p-2 हो जाएगा और ये इसका फैक्टोरियल इस तरह से आ जाएगा। अब ये तमाम काम करने की वजह क्या है, अब आप नोटिस करें तो इस तमाम में भी आपको 2p-2 फैक्टोरियल नजर आ रहा है और यहां पर भी 2p-2 फैक्टोरियल नजर आ रहा है। सो ये जो 2p-2 फैक्टोरियल है इसे मैं कॉमन ले लेता हूं, इसे मैं जब कॉमन लूंगा तो यहां पर ये 2p इंटू 2p-1 होगा और आगे प्लस के बाद यहां से ये कॉमन जा चुका है तो सिंपली 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहां पर ये 2p-1 और साथ ही साथ 2p-2 का फैक्टोरियल मौजूद है। सो ये 2p-2 फैक्टोरियल 2p-2 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। सो यही वो वजह थी कि मैंने उस 2p फैक्टोरियल को इस तरह से इतना उसको डिसाइड करके एक्सपैंड किया था। अब आप सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई करें 2p से मल्टीप्लाई होकर 4p² होगा, 2p-1 से मल्टीप्लाई होकर -2p होगा और आगे आप देख सकते हैं +1 मौजूद है जबकि डिनोमिनेटर में यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये 2p-1 है। सो ये तमाम चीज अब आप ऑप्शंस में ऑब्जर्व करें सो वी कैन सी दिस इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। सो यहां पे हमें कहा गया है हाउ मैनी 3 लेटर कोड्स, तो आपको यहां पर देखना है कोड्स को और उस कोड के अंदर कितने लेटर होने चाहिए, 3 लेटर होने चाहिए और आपने देखना है कि ऐसे कितने कोड्स बनाए जा सकते हैं क्योंकि वर्ड है हाउ मैनी यानी कि आपको तादाद बतानी है कि कितने 3 लेटर कोड जो हैं बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फास्टिंग। तो ये जो वर्ड फास्टिंग है इसके लेटर्स इस्तेमाल करने हैं। तो फास्टिंग में कितने लेटर्स हैं तो देखें F एक लेटर है, A एक लेटर है, S एक लेटर है, तो आप जरा काउंट कर लें कि लेटर्स हैं कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल लेटर्स की तादाद कितनी है वो 7 है। तो आपने करना यह है कि उन 7 लेटर्स में से आपने 3 लेटर्स का कोड बनाना है। तो जब आपको 3 लेटर कोड बनाना है तो इसका मतलब है कि 3 प्लेसेस को क्या करना होगा, फिल करना होगा। अब आपको साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि वो जो लेटर्स हैं उनको रिपीट किया जा सकता है, मतलब कि एक लेटर जो अगर आप पहली प्लेस पे लिखते हैं तो उसको आप आगे भी लिख सकते हैं। तो अब इस सवाल को करेंगे हम बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और इसके लिए क्या करना होगा। सो यहां पर क्योंकि हमें 3 लेटर कोड बनाना है तो हम देखेंगे कि पहली जो प्लेस है इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, तो ये टोटल कितने लेटर्स हैं, तो ये 7 लेटर्स हैं। तो इन 7 लेटर्स में से कोई भी लेटर यहां पर रखा जा सकता है। तो पहली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 7 तरीके हैं। अब पहली प्लेस फिल करने के बाद अब दूसरी प्लेस को फिल करना है तो फिर कितने लेटर्स होंगे, तो फिर ये 7 के साथ कोई भी लेटर रख सकते हैं ना, जो आपने पहले रखा होगा वो भी रख सकते हैं। तो फिर से दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए भी कितने लेटर्स होंगे, 7 लेटर्स ही होंगे। और जब आप तीसरी प्लेस की बात करते हैं तो तीसरी प्लेस पर भी आप क्या रख सकते हैं, उन्हीं 7 लेटर्स में से कोई भी लेटर रख सकते हैं। सो तीसरी प्लेस के लिए भी 7 लेटर्स ही होंगे। अब आपको देखना है कि टोटल कितने कोड्स बनेंगे, तो उसके लिए हम इन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा 7 पावर 3 और 7 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 343 के इक्वल होता है। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे इट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर ये ना लिखा होता इफ लेटर्स कैन बी रिपीटेड, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, इस सूरत में क्या होगा, तो इसमें आप लेटर्स रिपीट नहीं कर सकते। तो अब आपको करना यह था कि 7 लेटर्स में से आपको परम्यूटेशंस देखनी थी 3 लेटर्स की, या 7 लेटर्स में से अरेंजमेंट देखनी थी कितने लेटर्स की, 3 लेटर्स की। तो उस सूरत में 7p3 करना होगा और 7p3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 210 आएगा, जो कि आप चार्ली ऑप्शन में देख सकते हैं। लेकिन चार्ली यहां पर इसका आंसर क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड, सो इसीलिए इसका आंसर 343 होगा। अब इसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां पे आपको कहा गया है कि जो tan y है वो इसके इक्वल है। देन आपको बताना है कि tan pi माइनस y
किसके इक्वल होगा। सो यहां पर अगर आप रिकॉल करें तो हम ये पढ़ चुके हैं कि tan पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। सो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल कि अगर यहां पर पाई है या मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है ये चेंज नहीं होती, तो यहां पर ये tan आएगा और साथ ये एंगल थीटा आ जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाएं तो यहां पर पाई बाई 2 होता है और यहां पर पाई होता है। तो पाई माइनस थीटा कहां पे जाता है, तो पाई में से माइनस होके पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। सो इसका मतलब है कि इसके साथ ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो tan पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan थीटा के इक्वल होता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स। अब यहां पर ये माइनस एज इट इज रहेगा। tan थीटा क्या है, तो tan थीटा के बारे में हमें बताया गया है कि वो ए मॉड है, ए डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, जो भी यहां पे मेंशन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में है, ये अल्फा ऑप्शन में है। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो यहां पे आपको कहा गया है कि जो साइन x है वो -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, तो आपको बताना है कि x जो है वो क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को हम बैक सॉल्व करेंगे क्योंकि वो जो भी x की वैल्यू है वो ऑप्शंस में दी हुई है, तो आप ऑप्शन से देखेंगे वो कौन सी x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लाइक अल्फा ऑप्शन में कहा जा रहा है -45, तो यहां पर x की जगह -45 रखते हैं, तो साइन x की जगह अगर मैं -45 डिग्री प्लेस करता हूं तो साइन की प्रॉपर्टी है ये नेगेटिव साइन बाहर आएगा और ये बनेगा साइन 45। एंड एज वी ऑल नो साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और साथ नेगेटिव साइन है, और आप देखें यही आपकी क्या है, वो राइट हैंड साइड है। सो इसका मतलब है कि -45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पर -45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप देख लें इससे नेक्स्ट क्या है, -135 डिग्री। क्या -135 डिग्री सेटिस्फाई करता है? सो इसके लिए मैं यहां पे फिर से क्या प्लेस कर रहा हूं, सो उसी तरह से ये साइन है तो यहां पर ये साइन और x की जगह मैं प्लेस कर रहा हूं -135 डिग्री। सो नेगेटिव साइन फिर बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा साइन 135 डिग्री और यहां पर ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। और साइन 135 डिग्री का आंसर भी क्या होता है, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है और ये पॉजिटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। सो साइन 135 डिग्री भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही होता है, तो ओवरऑल इसका आंसर -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही आ रहा है, जो कि अगेन मैच कर रहा है आपकी राइट हैंड साइड से। सो इसका मतलब है कि अल्फा के अंदर जो x की दो वैल्यूज दी हुई हैं वो दोनों ही आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। सो दैट इज व्हाई अल्फा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हमें डेरिवेटिव बताना है इस तमाम का और हमें बताना है वो विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहां पर जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं e⁻3 cos x +2 का, तो ये कैसे किया जाएगा। सो सबसे पहले e की पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, तो e⁻3 cos x +2 का डेरिवेटिव e⁻3 cos x +2 होगा। लेकिन इनटू आगे हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे जो कि है 3 cos x +2। सो यहां पर ये e⁻3 cos x +2 एज इट इज आएगा और यहां पर ये 3 मौजूद है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो ये साइन x और माइनस यहां पे लगाते हैं और +2 का डेरिवेटिव 0 होगा। सो ये +2 का डेरिवेटिव +0, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अब आप नोटिस करें तो ये आपको कहां पे नजर आ रही है, इट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है।